नमस्कार, दी एचडी न्यूज के खास कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं हूं देवाशीष कुमार। बिहार में इस साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में अब तमाम पार्टियां अपनी अपनी सरगर्मियों को तेज कर दी है। बिहार में इस साल आपको कई और नए और युवा चेहरे भी देखने को मिलेंगे, जो पार्टी से विपरीत होकर, पार्टी से अलग होकर के अपने अपने काम को जनता तक पहुंचा रही है। आज द एचडी न्यूज के इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं। चलिए उससे आपका परिचय हम करा देते हैं। हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में है फौजिया राणा जी। मैम, बहुत स्वागत है आपका सबसे पहले द एचडी न्यूज में। शुक्रिया। मुझे आज भी याद है एनआरसी का वो मुद्दा था और आप मंच पर एक जोरदार आवाज में आपने मुद्दा उठाया था। मुझे सबसे पहले हम यही आपसे जानने की कोशिश करेंगे मैम, एनआरसी का मुद्दा, फिर बिहार का मुद्दा। मुझे पहले वो मुद्दा बता दीजिए, आपने जो जोर शोर से आजमाइश की थी और फिर एक बार बिहार आप पहुंची है, विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर रही है, घूम रही है, क्या कुछ था ये बताइए। एनआरसी का जो सफर शुरू हुआ था वो सबको मालूम है, जो भी हम सब भारतवासी हैं और सबको जानकारी है कि संविधान क्या है और हम सब लोग संविधान को ही फॉलो करते हैं। जब लगा कि संविधान से छेड़छाड़ हो रही है और कहीं ना कहीं उसमें देश की एकता पर भी असर पड़ रहा है, तो सारी महिलाओं ने शाहीन बाग से इंस्पायर होकर जगह जगह ये आंदोलन शुरू किया गया। उस टाइम में मैं अपने मायके गई हुई थी लखनऊ, क्योंकि मैं पिछले 20 साल से तो बिहार में हूँ, मेरी शादी बिहार में हुई, तो मैं अपने घर गई हुई थी। मेरी बड़ी बहन है सुमैया राणा, सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो भी जर्नलिस्ट भी हैं। तो वो अक्सर 2-3 दिन से हम दोनों बहनों के बीच ये तस्करा चलता था कि चलो हम लोग भी लखनऊ में भी कुछ किया जाता है, यहाँ भी लोगों को जगाना चाहिए। और बस वो एक 17 जनवरी की शाम 5 बजे हम लोग ने सडन एक स्टैंड लिया और कहा कि चलो भाई, घंटा घर जगह पहले चूज की जा रही थी कि कोई जगह वो, तो उस जगह फिर हम लोग जब के 22 औरतों से शुरू हुआ और वो नेक्स्ट डे 70 और ये फिर तादाद बढ़ती चली गई। लेकिन उस सफर के आगाज से ये लगा कि बहुत दिन हम लोगों ने शायद घरों में बैठकर कहीं ना कहीं बहुत वक्त को बर्बाद कर दिया, क्योंकि फैमिली के अलावा हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम लोगों को देश और देशवासियों का भी ख्याल रखना चाहिए। और जिस दिन से ये जज्बा जाग गया तो फिर पैर घर में रुके ही नहीं। यानी कि उस दिन से आप शुरू हो गए? बस उस दिन से शुरू हो गए, तो अब घर के लिए वक्त नहीं मिलता है। मैम, आप शाहीन बाग के बाद, एनआरसी मुद्दे के बाद अब आते हैं बिहार में, बिहार की राजनीति पे। आपने 2 दिन पहले ही एक प्रेस वार्ता बुलाया। प्रेस वार्ता में आपने जो सबसे अहम मुद्दा उठाया वो महिलाओं को लेकर हुआ था। फिर कल आप पहुंची भी जहां पर एक 45 वर्षीय महिला के साथ रेप हो गया था, उसके परिवारों से आपने मिली, आर्थिक मदद भी आपने की है। मुझे ये बताइए कि बिहार में आपको क्या लगता है, कानून का राज है या फिर आपको कहीं उसमें थोड़ा सा ढीलापन लगता है? क्या लगता है आपको, जो आप आवाज उठा रही है महिलाओं को, और महिलाओं के क्यों आवाज उठा रही है, मुझे ये बताइए। देखिए, ये हम सब लोग जानते हैं कि बिहार की स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है। हम जहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, क्योंकि मेरा जो जन्म स्थान है वो बंगाल रहा, कलकत्ता जी। कलकत्ता से थोड़ा और स्टेप डाउन होते हैं आप तो यूपी आ गए हम। मेरा आबाई वतन रायबरेली है। मेरी ग्रेजुएशन वहीं से हुई, मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया। उसके बाद मेरी शादी बिहार में हो गई। कहीं ना कहीं अगर आप इन तीनों स्टेप्स को काउंट करें तो आप नीचे ही उतरते चले आए जो स्थिति है, वरना बंगाल बेहतर है, उससे फिर कहीं यूपी आता है। तो यहाँ पर हमने बेसिक चीज़ें देखी कि महिलाओं को प्रॉपर वो चीज़ें मुहैया नहीं होती या उनके साथ वो इंसाफ नहीं होता। बहुत छोटी सी बात है कि बाढ़ में कुछ चंद कदम की दूरी पर पुलिस थाना है। मैं अक्सर देखती हूँ, अक्सर पेशतर, क्योंकि हम लोग बाढ़ से, हम जिस घर से, जिस खानदान से आते हैं वो बहरहाल एक रसूख वाला खानदान है, तो अक्सर होता है कि लोग ये समझते हैं कि जब वहाँ मसला नहीं मिला तो हम जाएं और इनके घर पर बात करें। तो मुझे कहीं ना कहीं ये फील होने लगा कि औरतों का जो यहाँ पर स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं। ये चीज़ मुझे एनआरसी में भी फील हुई। जो जज्बा होना चाहिए, जितना जोश, कहीं ना कहीं औरतों को दबाया जाता है। उसके बाद आप अगर देखें कि चाहे वो शिक्षा हो, चिकित्सा हो, कितनी बार ऐसा होता है कि महिलाएं अस्पताल के बाहर ही बच्चे को जन्म दे रही हैं। ये सारे मुद्दे गिनते गिनते शिक्षा तो बिल्कुल नहीं है। ये सब लोग जानते हैं कि शिक्षा की स्थिति बिल्कुल निम्न है यहाँ पर। और
एक हक बात, जायज़ बात, क्योंकि अक्सर हक बात बोलने पे आजकल एफआईआर बहुत होती है। मेरा भी वो भी सवाल था कि आप पे एक तरह से आपने मैं आपका एक पहले कहीं और इंटरव्यू देख रहा था, आपने कहा कि आप पे अगर केस होता है तो वो एक तरह से तमगा है आपके लिए, ये बातें भी आपने कही थी। जी बिल्कुल कही तो थी मैंने। जो केस होता है, मुझे ये बताइए, आप जो कह रही हैं कि बिहार में काम नहीं हो रहा है, तो इसका सीधा मतलब यही हम निकाल सकते हैं कि आप नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी से खुश नहीं हैं? देखिए, मैं जहाँ तक, अगर आप नीतीश कुमार जी की बात कर रहे हैं तो इसमें कोई दो मत नहीं है कि उन्होंने स्थिति को बहुत बेहतर करने का प्रयास किया, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन इस बात से भी कहने में मैं कतई गुरेज नहीं करती हूँ कि अक्सर संगत बिगाड़ देती है। तो जो संगत कौन? भारतीय जनता पार्टी। एग्जैक्टली भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह का एक माहौल बना दिया, कहीं ना कहीं उनके साथ पहले अलायंस करके, पहले उनका राजद के साथ था, उन्होंने उसको जो भी उस वक्त उनके मैटर्स थे, लेकिन वो जुड़ के इधर चले गए। लेकिन आज अगर वो बैकफुट पर जाकर खड़े हो गए हैं तो कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी के अलायंस के कारण हो रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान को वर्गों के खेमे में बांटने का बेहतरीन काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ये हम जानते हैं, आप सब जानते हैं। पहले जो मुल्क के हालात थे वो ऐसे नहीं थे जो आज हो गए। आज हम इस तरह से सोचने लगे। और मेरा अपना ख्याल भी ये है कि कहीं भी सियासत करने के लिए, किसी भी पार्टी के लिए 15 साल बहुत होते हैं, 5 साल बाद रेस्ट दे देना चाहिए। तो बिहार के लिए भी मैं यही बात कहूंगी कि नया एक वो आना चाहिए, अब इनको थोड़ी छुट्टी दे देनी चाहिए, थोड़ा रेस्ट की जरूरत है। यानी आप कह रही हैं कि इस बार बदलाव होना चाहिए? बदलाव बहुत जरूरी है और बदलाव लाना चाहिए, क्योंकि मैंने कहा ना कि चलते चलते 15 साल थक गए हैं वो, अब उनको आराम दिया जाए। और जहाँ तक आपने ये देखा होगा कोविड में और तमाम जो जिस तरह से जब लॉकडाउन हुआ, तो जो एनर्जी एक चीफ मिनिस्टर में होनी चाहिए उतनी एनर्जी उनमें दिखी नहीं। तो हमें लगता है कि ज़्यादा एनर्जी और कुछ चेंज के लिए हमें किसी नए चेहरे को चुनना चाहिए, नई कोई बात करनी चाहिए जिसमें ज़्यादा एनर्जी के साथ वो काम करे और ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दों का वो निरीक्षण करे। तो आप नई चेहरे की बात आपने की है, नया चेहरा और नई युवा ऊर्जा, आप भी खुद एक युवा हैं, युवा लीडर हैं आप। मुझे ये बताइए कि आपने एक युवावान की बात की, तो क्या वो युवावान तेजस्वी यादव हैं? क्या वो युवावान चिराग पासवान हैं? कौन है? देखिए, मैं पर्टिकुलर किसी एक पर नहीं, मैंने बस ये कहा ना कि चेंज चाहिए। और जो लाजमी सी बात है कि जो जनता के बीच में ज्यादा से ज्यादा जाएगा, जिसको जनता से जो ज्यादा रूबरू होगा, तो जनता भी उसी को चुनना चाहेगी कि भाई ये हमारे लोग हैं, हम हमारा दुख दर्द समझते हैं, हमारे बीच में आते हैं। और अब तो जनता बहुत समझदार हो चुकी है, हमारे आपके कहने से कोई किसी को वोट नहीं दे देगा। ये अलबत्ता है कि सोशल मीडिया हो या ये एंड्रॉइड्स की वजह से लोग अच्छे से हर चीज़ समझते हैं। तो इसमें मैं ये चाहती हूँ कि जो ज़्यादा इस वक्त एक्टिव है, जो ज़्यादा काम कर रहा है, जनता भी समझती है कि कौन काम कर रहा है, आप भी समझते हैं कौन काम ज़्यादा कर रहा है। आप मुझे बताइए कौन काम कर रहा है? मैडम, आपके मुंह से सुनना चाह रहा हूँ, कौन काम कर रहा है? नहीं, मैं तो बस ये अपना काम देख रही हूँ, मैं तो ये गौर ही नहीं कर रही हूँ। मुझे तो लग रहा है बस मेरा एक लक्ष्य है कि महिलाओं को उनका हक मिलना चाहिए, महिलाओं के मसले आगे निकल कर आए। अफसोस की बात है कि राजधानी से 14 किलोमीटर दूर पर एक गैंग रेप हो जाता है, और आज भी कहीं कुछ जहानाबाद साइड में भी एक खबर मुझे मिली है अभी। तो मैं तो बस अपने काम को देख रही हूँ कि मेरा लक्ष्य क्या है, और मेरा जो मताधिकार है मैं उसका पूरा प्रयोग करूंगी। लेकिन मैं जगह जगह इस सफर को रुकना नहीं है, मैं जगह जगह महिलाओं को जाकर इस बात के लिए प्रोत्साहित करूंगी कि जो आपके लिए बेहतर हो वो आप करें। ऐसा नहीं हो कि सुबह आपको उठाया जाए और कहा जाए चलो चलो वोट डालना है डाल लो, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। आप दिमाग में रख के जाइए कि जो काम कर रहा है उसने वोट देना है। बिल्कुल, ये आपने अच्छी बात कही। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी पर आप कह रही हैं, आज भी भारतीय जनता पार्टी, जेपी नड्डा ने बिहार में वर्चुअल रैली किया है। उन्होंने कहा है कि इस बार भी एलजेपी नीतीश कुमार और भाजपा के साथ नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री पद पर दावेदार है। इसको आप कैसे देखती हैं, मुझे ये बताइए। लाजमी सी बात है कि उनकी अपनी दावेदारी है, वो ये दावा कर रहे हैं कि लोजपा भी उनके साथ है और भारतीय जनता पार्टी भी है, तो उनको लग रहा है कि मैं बेहतरीन स्थिति में हूँ। तो अब ये फैसला तो मैं क्या करूँ, ये तो जनता करेगी।
और मैं तो बस ये समझ रही हूँ कि ठीक है, उन्होंने अपनी बात रखी। आने वाले कल में मैं अपने स्टेटमेंट क्या दूँ आपके सामने तो खुद फैसला हो जाएगा। जी। जनता पूरी तरह से जागृत है और उसको और जागृत करने के काम के लिए तो हम आगे आ चुके हैं। हम लोग, हमारी टीम इसी का काम ही कर रही है कि भाई अब हमें उन्हीं को खड़ा करना है जो कम से कम ये जो अभी हालात बन गए हैं बिहार की, बहुत ख़राब स्थिति है, बल्कि पूरे मुल्क के हालात ख़राब हैं। तो हम लोगों को चाहिए कि हम उसी को चुने। और उनके बारे में मैं क्या टिप्पणी करूं, बस यही कहूंगी कि सिर्फ राजनीति के लिए, सिर्फ आप अपने लिए अगर सियासत में आए हैं तो इसको राजनीति नहीं कहते, ये कहीं ना कहीं बस खुदगर्जी की सियासत है। तो सियासत में खुदगर्जी इतनी ना हो जाए कि जनता त्रस्त हो जाए। अच्छा मैडम, आप दरभंगा की बहू हैं। मुझे जहाँ तक पता है या मैंने जो जानकारी हासिल की है उसमें मुझे ये पता चला है कि आप दरभंगा से चुनाव लड़ना चाह रही हैं। तो आज एसडी न्यूज़ में आप एक्सक्लूसिव हैं हमारे साथ, तो जनता भी जानने के लिए बहुत बेकरार है कि क्या ये बात, इन बातों में कितनी सच्चाई है, मैं जानना चाहूँगा आपसे। देखिए, ऐसा है कि पहली चीज़ तो मुझे एक चीज़ नहीं समझ में आती है, किसी जगह से किसी को क्यों महदूद किया जाता है। जी। जब हम किसी आंदोलन के सफ़र पे निकले थे तो कभी ये नहीं सोचा था कि हम कहाँ की बहू हैं और कहाँ की बेटी हैं। हम हिंदुस्तान हमारा है, हम अपने हिंदुस्तान के लिए हर जगह गए। उस आंदोलन में हम बंगाल भी गए, झारखंड भी गए, दिल्ली भी गए, उत्तर प्रदेश तो कर शुरुआती थी। दूसरी चीज़, अगर चुनाव की बात मैं भी अक्सर सुनती रहती हूँ, मेरे भी कान में ये बात आती रहती है। तो मेरा अपना ये मानना है कि देखिए, आप अपनी बात रखें और चुनाव ज़रूरी नहीं है कि आप अगर कहीं कोई मसला, किसी मसले के लिए कोई बात कर रहे हैं तो उसका तात्पर्य यही हो कि हमने चुनाव लड़ना है जी। और इससे मैं फ्रैंकली मैं इससे इनकार भी नहीं करती। अगर कभी मुझे लाइफ में कुछ ऐसा लगा या ऐसा कुछ समझ में आया, मेरी आइडियोलॉजी जिससे मैच करती हुई, तो मैं ज़रूर सोचूंगी। और अगर आप तय कर चुके हो किसी चीज़ को, तो तय करने के पीछे, जैसे हम ये तय कर लें कि हमने चुनाव लड़ना ही है, तो फिर मुझे नहीं लगता कि मुझे फिर इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि जिंदा रहना है तो हालात से डरना कैसा, जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते। तो अगर ये तय है कि मैं अगर ऐसे सोच लूँ कि मुझे चुनाव लड़ना है तो लड़ लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल अगर सब चुनाव लड़ने लगेंगे तो इन मुद्दों के लिए आवाज़ कौन उठाएगा। मेरा मकसद ये है कि किसी विशेष जगह के लिए, किसी विशेष स्टेट हो या गांव हो या शहर, वहीं तक ही हम महदूद क्यों रहें। जुल्म जहां हो, जहां की महिलाएं आवाज देंगी, फौजिया राना इज देयर फॉर वहाँ पर आप पहुँचेंगे उनके लिए वहाँ पर। अच्छा मैं एक और बात, मैं पॉइंट के आधार पर आपसे ये बात कहना चाहूँगा, अगर किसी को नंबर देना हो तो बिहार में आप किस राजनीतिक पार्टी को, मैं आप राजनीतिक पार्टी का नाम लूँगा, किस राजनीतिक पार्टी को आप कितना अंक देंगे? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी काम के हिसाब से, अगर आप पूछ रहे हैं तो पहले तो मुझे उनका काम बता दीजिए, उन्होंने काम क्या किया है। नहीं, वो तो बोलते हैं कि भाई हमने क्वारंटीन सेंटर पर जो है आप राम मंदिर बनवा दिया। सबसे पहला, मैं आज भी एक भारतीय जनता पार्टी के नेता से अभी इंटरव्यू ले रहा था, उन्होंने कहा कि हमने राम मंदिर बनवा दिया, 370 का मसला हमने हल कर दिया, कश्मीर में अब तिरंगा झंडा फहर रहा है। तो ये बातें वो कह रहे हैं। एक काम उन्होंने और भी किया है, उन्होंने भारत को फिरकों में बांट दिया है। ठीक है, आज ये जो इतना बड़ा आंदोलन हो गया, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। और अगर वो इसको काम कहते हैं, मैं इसको काम में नहीं गिनती हूँ। ये वो चीज़ें थी जो उनकी मैनिफेस्टो में थी। अगर राम मंदिर की बात करते हैं, बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है, आस्था का स्थल है वो, और खुशी की बात है। मैं तहे दिल से उस बात के लिए उनको मुबारकबाद भी देना चाहती हूँ कि आपने वहाँ नींव रख दी। लेकिन मैं सवाल करना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जिस स्थिति से आज ये मुल्क जूझ रहा है कि रोटी को लोग परेशान हैं, कितने लाख लोग बेघर हैं, क्या उसमें ये ज़रूरी था या ये ज़रूरी था कि पहले लोगों के पेट में रोटी चली जाए और उनकी छतें उनको मिल जाएं, या ये निर्माण ज़रूरी था। रही बात 370 की, तो अगर 370 आपने किया, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ये वो काम थे जिनसे आम जनता का कोई बहुत ज़्यादा जुड़ाव नहीं था। जो आम जीवन जो लोग जी रहे हैं, उनके लिए क्या मशक्क़त की अब तक, जब से देशबंदी हुई है। ताली अगर आप इस कोविड का सीन देखें तो क्या किया उन्होंने,
बिहार में चुनाव थे तो आपने वहाँ नींव रखवा दी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको मैसेज देना था कि मैं ये काम करके वोट बटोर लूँगा। तो देखिए, जो समझदार लोग हैं वो इस चीज़ को समझते हैं कि पहले हमारे लिए सबसे पहले होनी चाहिए कि जब हम जनता चुनकर आती है, आप किसी विशेष वर्ग द्वारा नहीं चुने गए थे, आपको एंटायर भारतवासियों ने चुना, तो आपने सरकार बनाई, तो हम सबको लेके चलेंगे। और हर मजहब ये कहता है कि पहले भूखे को खाना दे दो। तो जितना पैसा इधर उधर ये वर्चुअल रैलीज में खर्च हुआ, आप सोचिए कि कितने लोग भूखे मर रहे हैं, तो उसके बारे में कोई ध्यान नहीं है। सब अपने अपने वोट बैंक्स में लग चुके हैं कि हम उनकी मतलब रोप प्रत्यारोप की वो चल रही है स्थिति, हम उनके ऊपर आरोप लगाते हैं, वो हमारे ऊपर लगाते हैं। उस बीच जो मूल मुद्दे हैं वो कहीं दब गए हैं। हमारे इस बहस करने से उनको रोटी नहीं मिल रही है। तो ये सारी चीज़ों से मुझे तो नहीं लगता कि ये उपलब्धियाँ हैं, और अगर उनको ये उपलब्धियाँ लगती हैं तो आई एम सॉरी टू से मैं उनको उपलब्धि नहीं मानती। अंक कितना देना चाहेंगी, पॉइंट कितना देना चाहेंगी? कितने में देना है? 10 में। 10 में उनको कितना, मैं -1 दे सकती हूँ। -1 जी। अच्छा, जेडीयू जेडीयू के साथ मैंने तो आपको पहले ही बताया कि जेडीयू ने काफ़ी कुछ बेहतर स्थिति में लाके बिहार को खड़ा किया, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन उनके साथ ने उनकी स्थिति खराब कर दी है। लेकिन तभी जेडीयू के सारे कामों को देखते हुए इस कोविड इस जो लॉकडाउन को अगर आप माइनस कर दें जी, तो उनकी एक बेहतर स्थिति थी। एक बेहतर काम नहीं, नो डाउट कि पहले बिहार में रोड्स थी ही नहीं, तो वो काम उन्होंने अच्छा किया। और अगर मेरे हिसाब से नंबर दिया, ये बड़ा टफ काम होता है, मैं प्रोफेशन से मैं लेक्चरर हूँ, और अक्सर मैं अगर कॉपीज जानती हूँ तो लोग कहते हैं बड़ी फराक दिली से नंबर दे देते हैं जी। तो अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ फराक दिली हो या तंगदस्ती से नंबर दिया जाए। एनीवेज मैं जेडीयू को फिर भी 7 नंबर दूंगी, उनके 7 नंबर देंगे। अच्छा, महागठबंधन जी, देखिए महागठबंधन इस वक्त बहुत बड़ी ऊर्जा के रूप में सामने आ रहा है। उनके पास अभी बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे बड़ी बात ये कि जो एनर्जी अभी तक उन्होंने दिखाई है वो एक अच्छी स्थिति में है, लेकिन उम्मीद ये की जाएगी कि आगे भी वो बेहतर कुछ करें, कुछ बेहतर सामने आए। क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी भी बातें उभर कर सामने आती हैं जिससे लगता है कि अभी बहुत जिसे कहते नहीं कि बहुत पक्की कोई चीज़ नहीं आ रही है सामने निकल कर। तो मुझे लगता है कि वहाँ कहीं ना कहीं उस पूरे कुनबे के दायरे में कहीं ना कहीं मैच्योरिटी नहीं है उतनी, जितनी मैच्योरिटी होनी चाहिए, जितना मजबूत कोई चीज़ स्टेटमेंट होना चाहिए वो चीज़ नहीं है। सबसे पहले तो हम जब किसी ओहदे पर होते हैं जी, जैसे कि अंग्रेजी की एक कहावत है कि टू बिकम समथिंग इज़ वेरी इजी बट टू मेंटेन दैट थिंग इज़ वेरी हार्ड। तो जब हम किसी ओहदे पर जाते हैं तो उसका जो डिग्निटी है वो हमें मेंटेन रखनी चाहिए। तो उसके आधार पर अगर काम होगा तो हमें लगता है कि एक बेहतर रिजल्ट सामने आएगा। उनके जो कैंडिडेट हैं महागठबंधन के, उनके पास अभी एनर्जी है, ऊर्जा है, यंग है, और कहीं ना कहीं उनको यंगस्टर पसंद भी बहुत कर रहे हैं कि ठीक है उनको भी मौका देना चाहिए। और मुझे लगता है कि वो बेहतर स्थिति बनाएंगे। लेट्स सी, अब ये तो आने, मैं अभी से प्रयास क्या कर दूं, लेकिन उम्मीद पे दुनिया कायम है। और सबसे बड़ी बात ये कि आपके पास ऑप्शन भी कहाँ है। अगर आप ऑप्शंस में जाएं तो ऑप्शन भी कहाँ है, ऑप्शन भी तो यही है, या ये या वो है, बिल्कुल। तो एक ऑप्शन के लिए वो ठीक है, बेहतर ठीक है। पॉइंट 10 में अभी उनको काम तो करने दीजिए, फिर नंबर दिया जाएगा। अब तो 15 साल में मुझे तो याद भी नहीं कि कितने नंबर देना चाहिए। अच्छा, और लेकिन अगर देखिए एक और सवाल है मैम, 15 साल बनाम 15 साल, तो इन दोनों को आप कैसे देखते हैं? इस पर बहुत ट्विटर मुद्दा गरमाया, पोस्टर लगे, बहुत सारे मुद्दे, बहुत नेता इस पर बयान करते हैं। फौजिया राणा जी का क्या कहना है 15 साल बनाम 15 साल? मैं उस दिन पीसी में ये बात कह चुकी हूँ कि 15 साल बनाम 15 साल नहीं, हम आने वाले 15 साल के बारे में बात करें तो बेहतर है। फॉरगेट अबाउट पास्ट एंड थिंक अबाउट फ्यूचर। हम क्यों उस पर डिस्कस करें कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया। जो आने वाले 15 साल है वो उनको बेहतर बनाने के लिए जो भी आए, पूर्ण बहुमत से आती है सरकार या जैसे भी आती है, तो बेहतर तरीके से वो काम करें। और मेरी अपनी एक पर्सनली फौजिया राणा की सोच ये है कि ये 15 साल का वक्फा ज़रा लंबा हो जाता है, रेस्ट दे देना चाहिए, उसी में लाइन लेंथ बिगड़ जाती है।
अच्छा, यानी कि आप कह रही हैं कि 5-5 साल का मौका देना चाहिए। हाँ, 5-5 साल या 10 साल इनफ। ये 15 साल चलते चलते लाइन बिगड़ने लगती है। जी, एक अंतिम सवाल आपसे। जी। फौजिया जी, आपने बहुत इंपॉर्टेंट समय है भी आपका, आपने वक्त निकाला, आज बहुत समय हमें दिया। हम आपसे ये जानना चाहते हैं और तमाम दर्शक जो इस वक्त हम देख रहे हैं द एसडी न्यूज़ में, एक्सक्लूसिव ये इंटरव्यू है, सबसे पहला इंटरव्यू है। फौजिया जी, अब अगला कदम आपका क्या होगा, क्या आप करने वाली हैं, ये हम जानना चाहेंगे आपसे। मैंने जब उस दिन जो कॉन्फ्रेंस की थी उसका मुद्दा ही यही था कि जो महिलाओं की शिक्षा है, चिकित्सा है, सुरक्षा है, बहुत सारे मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार है, उसका मैंने एक नमूना पेश कर दिया। कल मैं जहाँ गई थी तो मैंने कहा कि स्थिति ये ऐसी है। तो मेरा अभी तक बस ये है कि अब ये मुहिम मेरे अंदर एक जुनून है कि अब हर उस महिला को, चाहे वो किसी भी वर्ग की हो, किसी भी जगह की हो बिहार में, मैं वहाँ तक जाके उसकी हक की लड़ाई लड़ूंगी। और यही एक मेरा मुहिम है। चुनाव चूँकि करीब है, हम और हमारी टीम तैयार है लोगों को जागरूक करने के लिए, क्योंकि इस बार मुझे जहाँ तक लगता है कि पार्टीज के अलावा कैंडिडेट पर भी चुनाव बहुत डिपेंड करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पार्टीज अक्सर किसी ऐसे कैंडिडेट को भी ले आती हैं जो डिजर्व नहीं करते, बट पार्टी का लोगो। लेकिन अब जनता उतनी समझदार है कि उनको खुद ये फैसला करना है कि कौन उनके लिए बेहतर काम कर सकता है। ऐसा नहीं होता कि बस ब्रांडिंग हो गई और वो काम करेगा। कभी कभी किसी की ब्रांडिंग ना भी हो तो वो एक बेहतर आपके लिए बंदा साबित होगा। और बाकी मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना भी चाहती हूँ, तमाम जितनी भी बिहार की लेडीज़ हैं, बच्चियाँ हैं, जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, जो यंग हैं लेडीज़, मैं उनको कहना चाहती हूँ कि मिट्टी में मिला दे कि जुदा हो नहीं सकता, अब इससे ज़्यादा मैं तेरा हो नहीं सकता, बस तू मेरी आवाज़ से आवाज़ मिला दे, फिर देख के शहर में क्या हो नहीं सकता। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमसे बातचीत करने के लिए, अपना समय देने के लिए और बेबाकी से अपनी बात को रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त हमारे साथ फैज़ा रानी थे, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। आपने सुना कि किस तरह से चुनाव की तैयारियां जो है अब पूरी तरह से तेज हो गई है। हालांकि इन्होंने कहा है कि कहां से चुनाव लड़ना है, इनकी क्या तैयारियां हैं, इनका खुलासा भी नहीं हुआ, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जब अगली बार फैज़ा जी हमारे साथ आए तो इस पर भी वो मुहर लगा दें। अभी के लिए बस इतना। इस वीडियो को अगर आप पसंद करते हैं और किसी तरह का कमेंट और सुझाव देना चाहते हैं तो जरूर आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। द एसडी न्यूज़ देखने के लिए बहुत धन्यवाद। अपना बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार। जब देश की सुरक्षा की बात हो तब कुछ किरदार अहम भूमिका निभाते हैं। बेजोड़ शटर्स और शटर लॉक्स, मजबूती की मिसाल कायम करने वाले स्टील पाइप्स, सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता से भरपूर शटर लैथ और अटूट इंटरनल लॉक्स। आइए इन्हें मिलाकर निर्माण करते हैं एक उज्जवल भारत का, क्योंकि बात भारत की मजबूत भविष्य की है।